নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে আমি ইন্দ্রাণী। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। সরাসরি নজর রাখবো জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। निर्भर करता है बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तय करता है कि भविष्य में वो एज अ पर्सन कैसा बनेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्र छाया के बाद माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उससे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़े, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो। 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25-30 उनके दोस्त भी होंगे क्लास में। आप उनको कहिए कि चलो भाई, तुम कितनों के नाम जानते हो बोलो। फिर कहो अच्छा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते हो बोलो। फिर कहिए कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको वहां खड़ा भी करो। आप देखिए उतनी कितने प्रकार की टैलेंट डेवलप होने शुरू हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर वही बातें बाद में लिखित रूप में रख करके उन्हीं अपने साथियों के नाम, चलो भाई तुम इसमें से किस किस के नाम बोलोगे, पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं, फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं। अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सीखना शुरू कर दे। इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं। इससे आगे की कक्षाओं में स्टूडेंट्स पर बोझ भी कम होगा, आप शिक्षकों पर भी बर्डन कम होगा। और गीत लिखे, निबंध लिखे, वक्तृत्व कथाएं की, यानी उस पेड़ का महात्मा क्या है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में उनको कई पेड़ देखने पड़े, सबसे उम्र लायक पेड़ का ढूंढना पड़ा, बहुत सी चीजें वो सीखने लग गए। और मैं कह सकता हूं कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा था। एक तरफ बच्चों को पर्यावरण की जानकारी मिली, साथ ही साथ उन्हें अपने गांव के विषय में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करने का मौका भी मिला। हमें इसी तरह के आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, यानी कि स्टूडेंट्स अपने रुचि के हिसाब में गतिविधियों में, घटनाओं में, प्रोजेक्ट्स में एंगेज हो। अगर स्टूडेंट्स
इन्हें देखेंगे, जानेंगे, तो एक तरह का भावात्मक जुड़ाव होगा। स्किल्स को समझेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है बड़े होकर इनमें से कई बच्चे ऐसे ही उद्योगों से जुड़े होंगे, वो हो सकता है वही बड़े मालिक बन जाए, बड़े उद्योगकार बन जाए। सीखने का वही शुरू हो जाता है। बच्चों में संवेदना जगाने की बात जब आती है, अब बच्चे ऑटो रिक्शा में स्कूल आते हैं, क्या कभी उन बच्चों को पूछा कि उस ऑटो रिक्शा वाला का नाम क्या है जो तुम्हें रोज ले आता है, उसका घर कहाँ है? क्या कभी उसने उसके जन्मदिन को आपने मनाया था क्या कभी आप उसके घर गए थे क्या कभी आपके माँ बाप को वो मिला था क्या? फिर बच्चों को कहो कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो रिक्शा ड्राइवर है जो तुम्हें लेकर के रिक्शा में लेता है, तुम इतने 10 सवाल पूछ के आ जाओ, और फिर क्लास में सब बच्चों को बताओ भाई मेरा जो ऑटो रिक्शा वाला है वो ऐसा ऐसा है, वो इस गांव का है, यहाँ कैसे आया। देखिए बच्चों को उसके प्रति एक संवेदना प्रकट होगी, वरना उन बच्चों को मालूम नहीं, उनको लगता है मेरे पिताजी पैसे देते हैं इसलिए ऑटो रिक्शा वाला है मुझे लेके आता है। उसके मन में वो भाव नहीं जगता है कि ऑटो रिक्शा मेरी जिंदगी बना रहा है, ये सिर्फ ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक चालक नहीं है, मेरी जिंदगी को बनाने के लिए वो कुछ कर रहा है। ये संवेदना पैदा होगी। उसी प्रकार से अगर कोई दूसरा प्रोफेशन भी चुनता है, इंजीनियर भी बनता है, तो उसके दिमाग में रहेगा कि फलाना पेशे को बेहतर बनाने के लिए क्या इनोवेशन किया जा सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स की, फायर स्टेशन की या फिर दूसरी किसी जगह की विजिट भी लर्निंग का हिस्सा हो सकती है। बच्चों को ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उनको पता चलेगा डॉक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, डेंटिस्ट क्या होता है, आंख का हॉस्पिटल कैसा होता है, साधन देखा गया, आंख चेक करने का मशीन कैसा होता है, उसको जिज्ञासा, हाँ भाई ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, वो सीखेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वो दूसरे किसी क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था बदलाव का, नई संभावनाओं से जुड़ने का अवसर ही नहीं देता। बहुत से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी दी गई है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। अब हमारे यहां युवा को साइंस, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स में से किसी एक ब्रैकेट में फिट होने की जरूरत नहीं है। देश के हर स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और बहुत बड़ी समस्या को भी एड्रेस करती है। यहां तो बड़े बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगह, कोई बुरा मत मानना लेकिन हकीकत है, आज स्थिति यह है मार्क्स और मार्कशीट, ये एजुकेशन हावी है। लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घूमने जाते हैं। लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। हर चीज वहीं जाकर के अटक जाती है।